राज ने जिया की पूरी फैमिली को दिल्ली बुला लिया था, वो भी रातों रात किडनैप करके। और उसने तो अपने ससुर जी को धमकी भी दे डाली थी कि अगर उन्होंने उनकी शादी में कोई विघ्न डाला तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब आगे और साथ ही साथ उसको नाना बनाने का इनविटेशन भी दे दिया था एडवांस में। जिया और छाया की पूरी फैमिली को देख के सबको एक झटका सा लगता है। तभी राज उन्हें ये बोल के कि उसकी शादी करवाओ एक झटका और दे देता है। राज ने सबको बोल दिया था कि उसने ये सब डर के मारे किया था। उसे डर था कि दादी कहीं सिर्फ और सिर्फ कबीर और छाया की ही शादी ने करवाए, इसकी वजह से उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने सबको बोल दिया था कि मेरी शादी भी जल्दी से जल्दी करवाओ। जिया को राज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को राज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और राज ने तो शादी की भी प्लानिंग कर ली थी। फिर आप सबको तो पता है कि हमारी जिया माता को तो गुस्सा कितना जल्दी आता है। वो गुस्से से राज पर बरसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को किडनैप करने की? और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम जैसे ढक्कन से शादी करूंगी? जिया की बात सुन के राज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक वो यहाँ शादी की क्या बच्चों की भी प्लानिंग करके बैठा है, और ये लड़की उसकी शादी की डेकोरेशन को ही आग लगा रही है। वो गुस्से से जिया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसकी कमर में लगा देता है और फिर खुद के चिपकाए हुए बोला, चाहे चाहे मैं ढक्कन हूँ या पतीला, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। अगर सपने में भी तुमने किसी और के बारे में सोचा ना, तो तुम्हारे उन्हीं सपनों में जाकर मैं उस आदमी को पेट्रोल के टैंक में डुबा के आग लगा दूंगा। जिया का पारा राज की बात सुन के और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। वो उससे अपना हाथ छुड़वाती है और उसे थोड़ा धक्का दे के बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? बैगन जैसी शक्ल, कुत्ते जैसी अक्ल, भिंडी जैसी चाल और नूडल जैसे बाल है। जब देखो तब कुकर की सीटी की तरह बजते रहते हो। कौन पसंद करेगा तुम्हें? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर सिंघानिया, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम जैसे बूढ़े कबाड़ी को अपने बच्चों का बाप बनाऊं। तुमने मुझे फिर कबाड़ी बोला। राज अपने दांतों को पीसते हुए बोला, सच हमेशा कड़वा होता है मिस्टर सिंघानिया। जिया बोली, उसे होश ही नहीं रहता कि वो गुस्से में बस क्या क्या ही बोले जा रही थी। जिया आगे बोली, तुमसे शादी करके मुझे मेरे बच्चों को ये नहीं सिखाना कि कबाड़ी वाला आया घर से भंगार निकाल। समझ गए तुम? अब चुपचाप इज्जत से मेरे पेरेंट्स को वापस छोड़ के आओ। जिया की बातें सुन के राज गुस्से से पागल हो चुका था। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली थी, क्योंकि जिया को अभी कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अभी जिया टेंशन की वजह से गुस्से में है, इसलिए ये सब बोले जा रही है। जिया को टेंशन है कि अगर उसकी फैमिली ने राज को पसंद नहीं किया तो, इसीलिए वो डर रही थी और अपना गुस्सा निकाल रही थी। वहीं बाकी सभी फैमिली मेंबर्स मिलके सोफे पर बैठ के उनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे पॉपकॉर्न के साथ।
सना जी अमन जी की ओर देखती हुई बोली, अगला न्यूक्लियर बम हमारे घर पर ही गिरेगा। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो इनकी शादी का मतलब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। हाँ सना, तुम बिल्कुल ही ठीक बोल रही हो। अब इस पागल को कौन समझाए कि शादी मतलब फेल के पेट में जाकर कुश्ती करना है। ना मुन्ना ना, ऐसा मत कर, अपने बाप की ओर तो देख, फिर शादी का जिक्र करना। अमन जी बोलते हैं। अमन जी की बात सुन के सना जी गुस्से से उन्हें घूरने लगती हैं और फिर बोली, अभी तो आप ये मूवी को एंजॉय कीजिए, क्लाइमेक्स में मैं आपको मेरी मूवी का दिखाऊंगी। तभी सना जी के साइड में बैठी दादी जी कब से अपने बेटे बहू की बातें सुन रही थी। वो बोली, अपनी मूवी तुम बाद में डायरेक्ट करना, पहले उस आ रहे एनाकोंडा को तो निपट लो। पता नहीं अब किसको ठूंसेगा ये। दादी की बात सुन के सब बाहर की ओर देखते हैं तो सबको एक और झटका लगता है, क्योंकि कबीर अपने डैड और पंडित जी के साथ अंदर आ रहा था। कबीर और बाकी दोनों इंसान अंदर आते हैं। कबीर को देखते ही छाया जाकर कुमकुम के पीछे छिप जाती है और अपने मन में बोली, हे भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो आप, जो इस गोरिल्ले को फिर से भेज दिया। पता नहीं रात को सोया भी था या फिर नहीं। अब पता नहीं ये कौन सी मिसाइल छोड़ेगा। कबीर अपने डैड मिस्टर मिहिर मल्होत्रा को सोफे पर बैठा देता है और साथ ही पंडित जी को भी। कबीर के डैड सबसे मिलते हैं और अपने चेहरे पर एक नकली हंसी लाके अपने पागल बेटे को देखते हैं। कबीर, तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? अक्षत पूछता है। वो मुझे पता चला है कि इस कामचोर ने, और फिर वो राज की ओर इशारा करते हुए, पहली बार कोई ढंग का काम किया है कि मेरे लॉज को यहाँ इंपोर्ट करवा लिया है, कबीर बोला। कबीर की बात सुन के सब लोग जिया की फैमिली को ऐसे देखते हैं जैसे वो लोग कोई सामान हो जिसको लोड किया है और डिलीवरी कर दिया और बॉक्स पे लिखा था, फ्रॉम इनके दामाद के ससुराल टू इनकी बेटी के ससुराल। कबीर आगे बोला, इसलिए मैंने सोचा कि डैड को यहीं ले आता हूँ शादी की बात करने के लिए और पंडित जी मुहूर्त के लिए। फिर अपने डैड की ओर मुड़ते हुए बोला, डैड, आप इनको सब समझा दीजिए और पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लीजिए, तब तक मैं बाकी के काम को निपटा के आता हूँ। इतना बोल के कबीर कुमकुम की ओर बढ़ जाता है जिसके पीछे छाया छुपी हुई थी। कबीर छाया का हाथ पकड़ के उसे आगे लाता है और घर के बाहर की ओर ले जाने लगता है। कबीर छाया को, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? अभी अक्षत पूछता है। वो कोर्ट 10 बजे खुलता है ना, तो मैंने सोचा कि तब तक इसको शॉपिंग करा देता हूँ, वरना फिर तुम तो जानते हो ना कि लड़कियों को अपनी शादी में सजने का कितना ही ज़्यादा शौक होता है, और ना इनकी बातें मानो तो पूरी जिंदगी उसी का बस ताना ही मारती रहती हैं। जब तक कोर्ट ओपन होगा तब तक ये शॉपिंग करके रेडी भी हो जाएगी और डैड भी तो बात कर लेंगे, फिर हम कोर्ट जाके शादी कर लेंगे और मेरे प्रिय ससुर जी के जो अरमान है अपनी बेटी का कन्यादान करने का, वो हम फिर कभी जब कभी ये पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे तब कर लेंगे। तब तक कोर्ट मैरिज से ये मेरे साथ रह लेगी, नहीं तो फिर मेरे ससुर जी बिना शादी के तुम साथ नहीं रह सकते। का रिपीट टेलीकास्ट करेंगे
जिया के डैड को सबकी बातें सुन के खुद के लिए एलेक्सा वाली फीलिंग आ रही थी कि जब चाहे जो चाहे अपनी पसंद का भोंपू बजा सके। वो बेचारे बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी राज को देख रहे थे तो कभी कबीर को। कबीर रुको, ऐसे शादी नहीं होती। एक बार सबको बैठ के बात तो करने दो। दादी बोली, क्या तुमने छाया से पूछा कि वह तुमसे प्यार करती है कि नहीं, और तुमसे शादी भी करना चाहती है या फिर नहीं? दादी आगे बोली। दादी की बात सुन के कभी छाया को घूरने लगता है तो वहीं छाया की डर के मारे हालत ही खराब हो रही थी। वो बस मन ही मन बोले जा रही थी, भगवान जी ये मगरमच्छ तो मुझे चबाएगा भी नहीं, सीधा ही निगल जाएगा। दादी की बात सुन के कबीर वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था लेकिन दादी की बात कभी भी नहीं टाल सकता था। दूसरी ओर आर्यन के घर में आर्यन को होश आ चुका था और वो अपने भाई के गले लगकर बस रोते जा रहा था। शिवान चाहे जैसा भी हो, वो अपने भाई से बहुत ही प्यार करता था। उसे दर्द में बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, लेकिन आज आर्यन की हालत देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। शिवांश उसे शांत करवाता है और फिर उसके लिए नाश्ता मंगवा के उसे अपने हाथों से खिलाता है और थोड़ी देर उसे के पास बैठ के उसके सिर पर हाथ फेर के उसे शांत करवाता है। शिवान आर्यन को नींद की गोली दे देता है जिससे वो आराम से सो जाए। थोड़ी देर में आर्यन को नींद आ जाती है। आर्यन को सुला के शिवान उसके रूम से बाहर आ जाता है और खुद भी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसके साथ रिवान और मीरा भी थे। तो अब तुम क्या करने का सोच रहे हो शिवान? मीरा शिवान से पूछती है। अगर हम अक्षत को नीचे गिराना है तो फिर से अपना बिजनेस खड़ा करना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर से अपनी कंपनी को सही पोजीशन पर लाना ही होगा। इस बार हम सिर्फ पैसे से ही नहीं, दिमाग से भी प्लानिंग करनी होगी क्योंकि अक्षत को तो बिजनेस में हराना इम्पॉसिबल है। उसके दिल पर वार करना होगा, तभी उसे हार का पता चलेगा। पर हमें उसके लिए काम करना होगा। पर सवाल ये है कि उसने हमारे ऑफिस की बिल्डिंग को मलब बना दिया है। अब हम काम फिर से कहाँ से शुरू करेंगे? मेरे डैड के ऑफिस से, मीरा बोली। अक्षत ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे डैड बैंक करप्ट हो चुके थे। अगर हम कुछ पैसे का जुगाड़ करके मेरे डैड की ऑफिस वाली बिल्डिंग को फिर से खरीद लें तो वहाँ से अपना काम हम शुरू कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मैडम ने बिल्कुल सही सजेशन दिया है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और हम जल्दी से सारे एम्प्लॉयज़ को बुला के काम करना शुरू भी कर सकते हैं, रिवान बोला। पर इतने पैसे आएंगे तो कहाँ से? क्योंकि मैंने सुना है कि उस बिल्डिंग की अक्षत बोली लगाने वाला है। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूँगा, शिवान बोलता है और फिर अपनी कार की की उठा के घर से बाहर की ओर निकल जाता है। सामने वाले की कॉल अटेंड करते ही वो बोला, जान मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वहीं जहाँ पर हम मिलते हैं जल्दी से आ जाओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। इतना बोल के वो कॉल को कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसकी कार होटल पैराडाइज के बाहर आकर रुकती है। शिवान अपनी कार पार करके
अंदर की ओर चला जाता है और रिसेप्शन पर जाकर एक रूम की चाबी लेकर रूम की ओर चला जाता है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद उसके रूम का डोर खुलता है और एक खूबसूरत सी लड़की 2 साल की बच्ची के कपड़े पहन के अंदर की ओर आ जाती है और आते ही वह सिवान के ऊपर टूट पड़ती है। सिवान भी उसका पूरा का पूरा साथ देने लगता है। कल के कमेंट्स के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो आज एक सवाल ये है कि गेस करना कि सिवान से मिलने कौन आया है। और हाँ दोस्तों, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कभी कभी आप सबको बोरिंग लग सकती है, तो कभी कभी आपको रोना भी आएगा, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट भाग में।